नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम भाषा पर बात करेंगे। भाषा पर बात करेंगे मतलब भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके कौन कौन से स्तर हैं, कौन कौन से रूप हैं, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। हमारे पास किसी भी तरह का कोई साधन नहीं है, बोर्ड नहीं है, बोर्ड पर लिख के बता देता, लेकिन इस तरह के कोई भी साधन नहीं है। इसके बावजूद मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, तो अपने मुख से ही जितनी सेवा दी जा सकती है, अपने शब्दों के माध्यम से ही जितनी सेवा दी जा सकती है, उतनी सेवा देने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ। खैर, सुविधा की बातें तो अलग होगी, आपको लेक्चर के रूप में ही इस तरह की बातों को सुनना होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ भाषा के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है भाषा व्यक्त्याम वाची, अर्थात व्यक्तवाणी। संस्कृत की एक उक्ति और है, भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यक्ते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जिसके माध्यम से जिसे व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, मतलब व्यक्तवाणी ही भाषा है। भाषा के लिए अंग्रेजी में लैंग्वेज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, भाषा की परिभाषा पर जाऊं उससे पहले मैं आपको बिहारी का एक दोहा सुनाना चाहता हूं। बिहारी का वो दोहा जो बहुत ही चर्चित है। कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लाजियात। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लाजियात, भरे भवन में करत है नैननू ही सब बात। मतलब नैननू ही सब बात, मतलब जितनी भी बातें हैं, बिहारी की इस दोहा के अनुसार जितनी भी बातें हैं वो सभी बातें नैना ही अभिव्यक्त कर रही हैं, मतलब आँख ही अभिव्यक्त कर रही है। कहत, कहने का भाव भी आँख ही व्यक्त कर रही है। नटत मतलब रूठने का मतलब नटत का मतलब अस्वीकृति की बात भी नैना ही कर रही है। रिझत खिजत मतलब मानने की बात भी, खिंचने की बात भी नैना ही बात कर रही है। मिलने की बात भी और खिलने की बात भी नैना ही बात कर रही है। और अंत में नैना के माध्यम से ही लज्जा भी आ जाती है नायिका को। तो कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लाजियात, भरे भवन में करत है नैननू सुन बात। यहाँ बिहारी ने आँख से बात करने की बात को दोहा के रूप में अभिव्यक्त कर एक तरह से संकेत के रूप में भाषा की बात की, संकेत के रूप में संप्रेषण की बात की। बहुत सारी बातें सांकेतिक होती है और संकेत से ही संप्रेषण कर लिया जाता है, संकेत से ही संप्रेषण कर लिया जाता है। सांकेतिक भाषा के लिए ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल होता है। जैसा कि आपको पता है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। इसके अतिरिक्त भी कुछ इंद्रियां हैं, कुछ ऐसे शरीर के अंग हैं जिनके माध्यम से सांकेतिक भाषा अपना रूप लेती है संकेत के रूप में। आँख सबसे ज्यादा सांकेतिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
नाक का उतना इस्तेमाल तो नहीं देखा गया, कान का उतना इस्तेमाल सुनने के अलावा भाषा में तो नहीं देखा गया, लेकिन त्वचा का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा चोर का उदाहरण देना चाहूँगा। चोर अगर अपने साथियों के साथ चोरी करता है तो वह फुसफुसाने से भी बचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो फुसफुसाना उनके लिए खतरा बन सकता है। तो इसलिए वो चोर अपने साथी के शरीर को छूकर, चिकोटी काटकर बातें कर लेता है, स्पर्श कर लेता है। किसी को कोई बात कर रहा है, अगर उसको बात करने से रोकना है और वहाँ बोलना उतना जरूरी नहीं लग रहा है, तो उस समय भी आप उसके कंधे पर हाथ रख दीजिए या उसके शरीर पर हाथ रख दीजिए, तो वो समझ जाता है कि मुझे बोलने से रोका गया है। अब अंत में एक ज्ञानेंद्रियों की बात करेंगे, जीभ। तो जीभ से ही, मतलब भाषा का, सांकेतिक भाषा नहीं बल्कि जीभ से ही, हालांकि कुछ संकेत दे दिए जाते हैं जीभ के माध्यम से। तो क्या सांकेतिक भाषा, हालांकि एक मैं बात बता दूं कि सर का इस्तेमाल भी ज्यादा किया जाता है भाषा के लिए। अगर किसी को मना करना हो तो ऐसे हिला दीजिए, ठीक ना। किसी को स्वीकृति देनी हो तो ऐसे हिला दीजिए, पता चल जाता है। तो सर का भी इस्तेमाल संकेत के रूप में कर लिया जाता है। तो क्या ये सभी भाषा है? नहीं, सांकेतिक भाषा को भाषा की दर्जा दी ही नहीं गई है। तो क्यों? क्योंकि आपको शुरू में ही मैंने कहा था कि भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। भाषा व्यक्त्याम वाची, अर्थात व्यक्तवाणी, मतलब जो व्यक्तवाणी है वही भाषा है। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तिवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। अब आप स्पष्ट समझ गए। तो जीव ज्ञानेंद्रियां जो है वो भाषा के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाई जाती हैं। अब रहीम का दोहा सुनना चाहें तो रहीमन जीभा बाबरी कही गई सरग पताल, मतलब रहीम ने जीभ का इस्तेमाल किया है कि जीभ ही वो चीज है जिनके माध्यम से आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, अपनी विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। भाषा संप्रेषण का माध्यम है और भाषा ही वो चीज है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करता है। अब क्या प्राणियों की भाषा नहीं होती है? प्राणियों की भी भाषा होती है, प्राणियों की भी भाषा होती है, पर उन सभी प्राणियों की भाषा को सांकेतिक भाषा के रूप में दर्ज किया जाता है। वो आवाज भी अगर करते हैं तो एक तरह से संकेत ही दे रहे होते हैं अपने साथियों को, अपने सहचर जीवों को। तो इस तरह से उनकी भाषा को भाषा वैज्ञानिकों ने, ये मेरा कोई कथन नहीं है और मैं कोई भाषा वैज्ञानिक हूं नहीं, वो मतलब एक तरह से भाषा वैज्ञानिकों का ही कथन है कि अन्य प्राणियों की जो भाषा है, जो मानवेतर संसार की जो भाषा है, वो सभी के सभी सांकेतिक भाषा के रूप में दर्ज हैं। अब भाषा की परिभाषा देने से पूर्व मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा कि भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे वैयाकरण हैं जिन्होंने भाषा की सटीक परिभाषा देने की कोशिश की है। हमारे सामने देवेंद्र नाथ शर्मा की भाषा की परिभाषा में कहना चाहूंगा कि भाषा यादृच्छिक, रूढ़, उच्चरित संकेत की वो प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। भाषा यादृच्छिक, रूढ़, उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य विचार विनिमय, सहयोग तथा भाव अभिव्यक्ति करता है। ये देवेंद्र नाथ शर्मा की परिभाषा है। अब मैं कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि प्रसिद्ध व्याकरण है और उनकी किताब, उनका जो मतलब पुस्तक है हिंदी व्याकरण, वो बहुत ही चर्चित है। तो कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार
आप स्पष्टतया समझ सकता है। अब आगे मैं कहना चाहूँगा भोलानाथ तिवारी की। भोलानाथ तिवारी भाषा की परिभाषा किस प्रकार से देते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वो संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। लेखक कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व विशिष्टता तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। बहुत बड़ी परिभाषा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की बहुत बड़ी परिभाषा है तो मैं कहना चाहूँगा कि भाषा की जितनी भी सारी विशेषताएं हैं वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा में समाहित हैं। सबसे पहली विशेषता भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित है। सबसे पहली विशेषता उच्चारण अवयव कौन सा है हमारा, तो उच्चारण अवयव हमारा है जीभ। ये जीभ जहाँ जहाँ स्पर्श करता है, उच्चारण अवयव हमारा है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत का भी सहारा लिया जाता है, ओष्ठ का भी सहारा लिया जाता है। तो भाषा मानव उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित होती है। दूसरी बात है कि वो यादृच्छिक का मतलब होता है माना हुआ, ठीक ना। क ख ये सभी ध्वनियां यादृच्छिक हैं, माना गया है। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे रोटी शब्द हैं, तो मैंने मान लिया कि इस चीज को रोटी कहेंगे, वो सभी की सभी यादृच्छिक हैं और बाद में वो रूढ़ हो चुकी है। जैसा कि देवेंद्रनाथ शर्मा ने भी कहा था कि रूढ़, वो शब्द रूढ़ हो गई, हम रोटी को रोटी सुनेंगे, ना कि रोटी की जगह पर कोई और अर्थ लेंगे। तो यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है भाषा, संरचनात्मक व्यवस्था है। समाज विशेष के लोग इनका सहारा लेकर विचार विनिमय करते हैं, मतलब संप्रेषण का भी माध्यम है। लेखक कवि या वक्ता अपने अनुभवों भावों आदि को व्यक्त करते हैं, विचार को व्यक्त करते हैं। बहुत सारी किताबें भाषा में ही व्यक्त की जाती है और मैं अभी आपसे अगर बात कर रहा हूँ तो भाषा का सहारा लेकर ही बात कर रहा हूँ और अपने व्यक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व विशिष्टता तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। मतलब इन सभी में उनकी परिभाषा, मतलब भोलानाथ तिवारी की परिभाषा में सभी विशेषताएं समाहित हैं। अब मैं कहना चाहूँगा कि जिस विषय में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, जिस विषय के माध्यम से, जिस पुस्तक के माध्यम से भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उसे भाषा विज्ञान कहा जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये किताब भाषा विज्ञान। कहना चाहूँगा कि स्वनिम, रूपिम, शब्द या पद, पदबंध, उपवाक, वाक, प्रोक्ति, ये सभी भाषा के स्तर हैं और इन सभी का ज्ञान ही भाषा विज्ञान का ज्ञान है। भाषा विज्ञान के भागों की बात करेंगे तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे भाग हैं। स्वन विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है, रूप विज्ञान या शब्द विज्ञान है, उसके बाद वाक विज्ञान है, अर्थ विज्ञान है, प्रोक्ति विज्ञान है। खैर, इन सभी चीज़ों पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले चर्चाओं का विषय लेकर। हालांकि चर्चाओं का विषय मेरा होगा भाषा व्याकरण से संबंधित बातें। नमस्कार।